हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने पिछले टर्न पर क्वाड्रेचर वाला चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस के तहत शुरू करा था। सेकंड बुक अपन ने शुरू करी थी इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें क्वाड्रेचर वाला चैप्टर अपन ने शुरू करा था। तो क्वाड्रेचर की जो डेफिनेशन पहले आपको समझाई गई थी वो ये कहती है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ प्लेन कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। तो विभिन्न आकृतियाँ या यूँ कह लें कि जो कर्व्स हैं उनके अंडर जो एरिया फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है डेट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेचर। ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पर ये दो चीज़ें जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि x बराबर एफ वाई एक्स डी वाई और वाई डी एक्स, ये दोनों फॉर्मूले अपन ने देखे थे कैसे आए। और ये कॉमन एरिया ऑफ टू कार्टेशियन कर्व, इस कर्व और इस कर्व के बीच का ये जो एरिया है इसको फाइंड आउट करने का प्रोसीजर भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज अपन क्या करेंगे, दो एग्जांपल्स करेंगे तो एरिया ऑफ कर्व से रिलेटेड। तो उससे पहले जो ख़ास बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो सब बात ये है कि इंटीग्रल कैलकुलस में जब आप जो है एरिया निकालने जाओगे तो आपको कई किस्म के कर्व आएंगे रास्ते में। तो उन सारे कर्व्स को आपको क्या करना है, कर्व की इक्वेशन भी याद रखनी है और कर्व का नाम भी याद रखना है हो सके तो, और उसके अलावा एसिम्पटोट्स और जो उसके स्पेशल पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रख के चलना है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आएगा तो उस केस में ये चीज़ होगी कि आप दो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उसमें। दो क्वेश्चन किस फॉर्म में कि अगर आपको कोई एरिया निकालने को कह दिया तो पहले तो आप उसका कर्व ही नहीं पता हो आपको, वो कर्व ट्रेस करो, कर्व ट्रेस करने के बाद जब एरिया फाइंड आउट करो तो आपके लिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन जाएंगे वो। तो हमने करना क्या है, काफ़ी हद तक इक्वेशन को ध्यान में रखना है और कर्व के नाम को ध्यान में रखना है, ताकि बिना कर्व को तरीके से, जैसे कि अपन प्रोसीजर फॉलो करते हुए ट्रेस करते हैं, वैसे बिना ट्रेस करे हम उस कर्व की संभावित आकृति के बारे में हमारे को पूरा ध्यान हो, उसको हम जो है ट्रेस रफ तरीके से कर लें और फिर उसका हम एरिया फाइंड आउट कर लें। तो मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जो है इस तरीके से एक अपना A4 साइज़ के ऊपर एक अपना फॉर्मेट बना लें, उसमें नेम इक्वेशन ऑफ द कर्व यहाँ लिख लें, उसके बाद नेम ऑफ द कर्व लिख लें, नेम ऑफ द कर्व लिखने के बाद एसिम्पटोट लिख लें, एसिम्पटोट लिखने के बाद जो है उसके स्पेशल पॉइंट्स जहाँ वो x और y एक्सेस को काटता है और उसकी एक संभावित आकृति के लिए भी एक कॉलम बना लें कि साहब इस कर्व की आकृति इस किस्म की है, किस किस्म की है। तो इस तरीके से आप जैसा भी चाहें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, मतलब हेडिंग्स आप डाल करके एक फॉलो करते चलें। कर्व का नाम, कर्व की शेप, ठीक है, क्या क्या, कर्व का नाम, कर्व की शेप, शेप के बाद एसिम्पटोट, एसिम्पटोट के बाद स्पेशल पॉइंट्स जो उसके हैं, और कोई ख़ास बात उस कर्व के बारे में आपको पता है तो वो आप ज़रूर लिख लें। तो एक टेबल बना लें, कर्व आते जाएंगे, आप उसको जो है अपन उस टेबल में डालते जाओ और बाद में उसको अच्छे से ध्यान में रख लो, याद कर लो। तो ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हो सकता है कि इंटीग्रल कैलकुलस वाली बुक जो है कंपेरेटिवली ईजी लगेगी, ठीक है। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एग्जांपल 1 जो अपन ले रहे हैं यहाँ पर, ये कहता है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। तो क्या कहता है कि ये एक कर्व दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। इस कर्व का और इसके एसिम्पटोट के बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना, ठीक है सर। तो क्या घुसते ही जब क्वेश्चन में एंटर करें तो अपने को सबसे पहली चीज़ आ गई, यहाँ पे नाम लिखा हुआ एसिम्पटोट। तो सबसे पहले तो एसिम्पटोट पता होना चाहिए क्या है। एसिम्पटोट आपको पढ़ा चुके हैं, पर एसिम्पटोट को अगर इस कर्व के आपने लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करी तो फिर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन बन गया। तो कुछ ट्रिक्स हैं एसिम्पटोट्स निकालने की, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें आप कि ये कर्व जो है इसका नाम है विच ऑफ एग्नेसी। एग्नेसी किसी लेडीज मैथमेटिशियन का नाम है, विच ऑफ एग्नेसी इस कर्व का नाम है, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। अब जब कर्व ट्रेसिंग का चैप्टर हम करेंगे या करा, जो भी आपको बीच बीच में बताई गई ये बात, तो कहा गया कि वक्र के समीकरण में y की घात सम है। अब ये सारा कुछ इसमें यूज़ करते चलेंगे अपन। अगर y की घात सम है
तो कर्व एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पारित सममित होगा, यानी जैसी शेप एक्स एक्सिस के ऊपर होगी वैसी शेप एक्स एक्सिस के नीचे होगी। कब? जब y की घात सम हो। ठीक है, तो यहाँ y की घात क्या है? 2 है, सम है, तो जैसी शेप ऊपर के कर्व की बनेगी वैसी शेप कर्व के नीचे भी बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करें साहब, सबसे पहले हमने इसकी सिमेट्री देख ली, तो सिमेट्री देखने के बाद हम इसको y में जमा लेते हैं। तो y स्क्वायर इजिकल टू 4a² 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये इस तरीके से जमा ली। अब हम क्या करें कि अगर x को 0 रखें, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 करें, तो y टेंड करता है किस पे? इन्फिनिटी पे। ये एक कंसेप्ट आप याद रख लें कि अगर नीचे डिनोमिनेटर को अपन किसी केस में क्या रखते हैं? 0, और y की वैल्यू अगर जो है टेंड कर जाती है इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या होता है? y एक्सिस बिकम्स द अनंत स्पर्शी, एसिम्प्टोट बन जाएगा। y एक्सिस क्या बन जाएगा? एसिम्प्टोट बन जाएगा। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रख लें। शॉर्ट तरीके से एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करना है, वो ऐसे फाइंड आउट करना है आपने कि y में जमा लें, या x में जम रही है तो x में जमा लें, तो y में सेपरेट होके जम गई है। जैसे ही जमी, आपने x को अगर 0 की तरफ भेजा तो y इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया। y जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया तो क्या हुआ? y एक्सिस बिकम्स द एसिम्प्टोट ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व, जिसका नाम क्या है? विच ऑफ एग्नेसी। तो दो चीज़ अपन ने कर ली इसमें, एक तो सिमेट्री देख ली और एक एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर लिया। फिर तीसरा अपन क्या करेंगे इसके अंदर? तीसरा अपन इसमें पॉइंट्स देखेंगे कि सीमाएं क्या है साहब x की। तो x की सीमाएं क्या बनेंगी, जरा ध्यान दें इस केस में कि x की सीमा जब x बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 2a आ जाता है। ठीक है, y बराबर 0 रखा, ये गलत लिखा है, x की सीमा है, y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है साहब? 2a आ जाता है। तो यहां पर 2a 0 पर कर्व काटेगा, किसको? x एक्सिस को काटेगा। और फिर कुछ कर्व आपको ध्यान है कि साहब विच ऑफ एग्नेसी इस किस्म का होता है, और y एक्सिस ने इन्फिनिट एसिम्प्टोट बनना है तो कर्व को यूं स्पर्श करता हुआ यूं आकर के यहाँ पर आकर के यूं होना चाहिए। और कुछ आपको ये विच ऑफ एग्नेसी का फोटो दिमाग में याद रखना पड़ेगा, बजाय इसके कि पूरा कर्व हम ट्रेस कर। तो सिंपल जो है मतलब एक नट शेल में अगर कर्व को अपन देखना चाहें तो इस किस्म का कर्व बन जाएगा आपका। कैसा? ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये कर्व बन जाएगा। ठीक है, अब अभिष्ट क्षेत्रफल, ये 2 काय के लिए लिखा है? क्योंकि सिमेट्री है तो ऊपर का कर्व का एरिया पर निकाल के दुगना कर देंगे। ठीक है, फिर देखें इंटीग्रल y dx होता है, y dx लिख दिया हमने। कहाँ लिखा था y dx? ये लिख दिया y dx, ये रहा y dx, y dx। अब x की लिमिट देखो, अगर अपन y एक्सिस के पैरेलल ये स्ट्रिप लेते हैं और इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक स्वीप आउट करते हैं, चलाते हैं, तो ये पूरा ऊपर वाला शेडेड एरिया जो है कवर हो जाता है। तो क्या करा? x की लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी? 0 टू कहाँ से कहाँ चलेगी? देखें, इस 0 से 2a तक चलेगी x की लिमिट। तो ये रहा 0 टू 2a रखा, और y की वैल्यू इससे निकाल के रख दो, ये रही, और dx ये रही। ये बस ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो खास बात क्या रहेगी? एक तो 2 टाइम्स करा हमने, वो करा, और y dx करा। x की लिमिट क्या रही? 0 टू 2a, इस फोटो से निकाली, और अंदर y की वैल्यू ही रख दी, और dx ये रही। y की वैल्यू कहाँ से रखी? इक्वेशन 1 से। अब सारा का सारा जो आपका इंटीग्रल सॉल्व करने का मामला है। जितना अच्छा आप इंटीग्रल सॉल्व कर पाएंगे उतने आराम से आप जो है इसका रिजल्ट ले पाएंगे। तो रिजल्ट लेने के लिए क्या करा हमने, वो देखें आप कि सबसे पहले हमने इसको गामा फंक्शन x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा अपन जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इंटीग्रेशन का फंडामेंटल्स है। तो ये आपने जैसे सब्स्टिट्यूट करा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये सबको आपको पता है, लिमिट चेंज होगी, 0 टू π/2 हो जाएगी। ये सब कर लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद जो इसको सॉल्व करने से आया वो आया 16a² 0 टू π/2 cos² 5
कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब गामा फंक्शन से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। अगर लिमिट 0 to π/2 हो और कॉस एम थीटा साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा हो तो ये फॉर्मूला लगता है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। इसमें रख के इसको सॉल्व कर लो। तो गामा, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, गामा n बराबर फैक्टोरियल n - 1, ये लिखा मैंने, ये फॉर्मूला है। तो गामा अगर 4 आ जाएगा कहीं पे तो वो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो गामा फंक्शन अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप जल्दी से जो है ये निकाल देंगे। और गामा हाफ इज इक्वल टू होता है √π। ये गामा हाफ अगर आ जाए तो √π होता है। तो इसको गामा फंक्शन से सॉल्व कर लो, या जैसे भी आप करना चाहो, ये कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा को सॉल्व कर लो तो आपके पास 4π² इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है काम। चलें सर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। फिर से एक कर्व आ गया और उसका एसिम्पटोट आ गया। तो देखिए कर्व क्या, y² a - x बराबर x³ समीकरण में y की घात समय x अक्ष के पारे समित हो गया था। तो जैसा कर्व की शेप ऊपर बनेगी वैसी कर्व की शेप नीचे बन जाएगी। तो एक चीज ये होगी। उसके बाद क्या करा, y में जमा लो, ये जमा लिया, x बराबर a, मतलब ऐसी वैल्यू रखो x की जिससे y इन्फिनिटी पे चला जाए, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था। तो x बराबर a रखते हैं तो y इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो x बराबर a जो होगा अनंत स्पर्शी होगी, यानी कर्व इस टाइप की शेप लेकर के निकलता चला जाएगा आगे। ये अनंत स्पर्शी है ना, अनंत पे जाके स्पर्श करेगी इस कर्व की ब्रांच को। ठीक है, फिर साहब सीमाएं ले लो। सीमाएं लेने के लिए क्या करना है, x की सीमाएं, जब x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाता है इसमें, जब x की सीमाएं क्या, x बराबर 0 तथा x बराबर a, दो सीमाएं आ गई इसकी। तो क्या चलेंगे यहां से, एक तो x बराबर 0 यहां मिलेगा आपको और x बराबर a यहां मिलेगा, मिल गया। कर्व सिमेट्रिक है तो 2 टाइम्स करना ही है आपने, कर्व सिमेट्रिक है तो 2 टाइम्स करना ही है। तो ये 2 इंटीग्रल 0 to a कैसे लिखा, यहाँ जो स्ट्रिप अपन ले रहे हैं, ये वाली, ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको मूव करेंगे तो कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 to a तक इस स्ट्रिप को चलाना पड़ेगा इस पूरे एरिया को स्वीप आउट करने के लिए, ऊपर वाले को। तो ये रहा 0 to a और y dx रख दिया। अब हमने फिर इंटीग्रल सॉल्व करने के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन क्या दिया, x बराबर a sin स्क्वायर थीटा, ये फिर लिमिट चेंज कर ली, x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, y बराबर a तो x बराबर थीटा बराबर π/2। तो कन्वर्ट होकर के क्या आ गया, 0 to π/2 और अंदर ये सारा कुछ आ गया। अंदर जैसे ही आया, अब ये साइन की टर्म बन गई। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था ऊपर ये वाला, इस फॉर्मूले में आप देखो, गामा फॉर्मूले के अंदर क्या हुआ, गामा फॉर्मूला में कि अपना जो ये था m वो तो हो गया 4, क्योंकि साइन की कितनी पावर है, 4 sin 4 थीटा। तो m बराबर 4 + 1/2 यानी 5 गामा 5/2 और n बराबर 0, क्योंकि कॉस की है ही नहीं तो कॉस की पावर 0 है। तो n बराबर क्या आ गया, 0। तो गामा 5/2 और गामा हाफ आ गया। तो गामा हाफ तो हो गया √π और गामा 5/2 का आप 3/2 1/2 और √π लिख सकते हैं। ये आपको पता ही है गामा फॉर्मूले से। ये सब लिख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है सीधा आंसर जो है ये आ जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और देख लें आप, कैसे कि सबसे पहले हमको एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है, उसकी सिमेट्री देखनी है, क्योंकि y की घात समय अतः x अक्ष के पारे सम्मित होगा। सबसे पहले तो ये जैसी शक्ल x अक्ष के ऊपर होगी वैसी शक्ल x अक्ष के नीचे होगी। पहले तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके लगा करके अपन क्या लगते हैं, x की सीमाएं निकालते हैं। जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, यहाँ 0 रखा आपने तो x बराबर a आ गया। देख लो इसमें x बराबर 0 रखो तो ये वाली साइड 0 हो गई, नहीं हो गई, और ये y इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला x कितना आ जाएगा, x बराबर a आ जाएगा।
तो दो सीमाएं हो गई, एक्स की सीमाएं क्या क्या, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए, ये दो सीमाएं हो गई। सीमाएं रखी 0 to a, वाई डी एक्स लगा दिया, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स इसलिए करा कि सिमेट्रिक अगर y ये वाली वैल्यू आ गई, डी एक्स ही आ गई। ठीक है, बस इसके बाद जो है लिमिट चेंज करी, इसमें रखा और साइन 4 थीटा आया और उसके बाद अपने गामा फंक्शन लगा के आंसर निकाल लिया। तो बस 2 स्टेप में हो रहा है क्वेश्चन, टोटल 2 स्टेप में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप समझदारी से इस तरीके से अप्लाई कर लें। आगे टर्न पे अपन अगले 2 एग्जाम्पल और देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।